हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से हैं। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अंदर। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक शानदार पहेली यहाँ पे लेके आए हैं और इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे सुनिएगा पहेली क्या कहती है कि 4 लोगों को एक गड्ढा खोदने में 2 दिन का समय लगता है। अब उसी गड्ढे को अगर 2 लोगों को खोदना है तो कितने दिन लगेंगे? फिर से यहां पे क्वेश्चन को समझिएगा कि 4 लोगों को एक गड्ढा खोदने में 2 दिन लगते हैं। अब उसी गड्ढे को 2 लोगों को खोदने में कितने दिन लगेंगे? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका जो आपको फाइनल जो आंसर है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। तब तक आप हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल्स काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। जी हाँ, और उस लेक्चर के अंदर हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा अगर आपको हमारा जो वीडियो है अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं आज का हमारे टॉपिक्स पे। चलिएगा स्टूडेंट्स, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारा लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में ये वाले जो क्वेश्चन है वो कीजिएगा। ठीक है ना? तो अगर वो आप जब देखोगे, उस वीडियो को जब आप देखोगे तो वहां पे क्या है कि आपको काफी सारे जो फॉर्मूले हैं, काफी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिक है वो आपको समझने को मिलेगी वहां पे। उसके बाद में ये वाले जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन और यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन दे रखी है और यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। किसके लिए? सी के लिए, सी की कंसंट्रेशन के लिए। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है और पूछ क्या रखा है आपसे यहाँ पे? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी डी बाई डी टी। अच्छा, ये अपने कैसे निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना सबसे पहले। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले डी बाई डी टी के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर यहाँ पे लिख सकता हूं। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/2 डी ए यानी कि ए की कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। इस प्रकार से हमने सीखा है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। जी हाँ, वहां पे बहुत अच्छी तरह से आपको बता रखा है कि रिएक्टेंट को हम माइनस में लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम किस में लिखते हैं? प्लस में, यानी कि पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है ना? उसका रीजन भी आपको साफ साफ वहां पे बताया हुआ है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहां पे सब लिंक मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 2 के भी। अब देखिएगा यहाँ पे बी के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे -1/1 डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन में डी टी। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सी +1/1 डी सी बाई डी टी। इसके अलावा यहाँ पे डी की कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये लीजिएगा स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना था? डी सी बाई डी टी, यानी कि ये चीज़ तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी और ये किसके इक्वल है? इस आर के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के। तो क्या हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं? क्या हम जो भी हमारे पास डाटा दे रखा है, क्या हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं? अगर आपने यहाँ से आर निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से आर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? 0.1 से 0.1 है, यानी कि यहाँ पे इस ए की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब बी की कंसंट्रेशन देखिएगा 0.1 से 0.2 जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डबल हो रही है। और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे जो इनिशियली जो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का है वो क्या हो रहा है, रिमेन सेम हो रहा है। जब भी क्या हो, यहाँ पे आपका जो रेट सेम हो तो वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, इस कंसंट्रेशन पे। इसलिए हम यहाँ पे इसका जो आर है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिर्फ इस बी की कंसंट्रेशन के, और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, इस बी की कंसंट्रेशन पे। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 के अंदर अच्छे से वहां पे मैंने डिस्कशन कर दी है। फिर से यहाँ पे समझिएगा, जब भी क्या होता है कि आपका रेट सेम होता है, या हम बोल सकते हैं जब भी आपका जो रेट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो जो कांस्टेंट जो आपका रेट है वो कभी भी डिपेंड यहाँ पे नहीं करता किसी भी कंसंट्रेशन पे, चाहे ए की कंसंट्रेशन हो चाहे बी की कंसंट्रेशन, चाहे कुछ भी आए, डबल ट्रिपल कुछ भी आए, वो कभी भी इस रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी की कंसंट्रेशन 0 के। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा फिर से बी की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, यानी कि 0.1 से 0.1। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है यहाँ पे। उसी प्रकार से इनिशियल जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब उसी प्रकार से अगर ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल हो रही है तो इसका जो रेट है वो भी कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। पॉइंट देखिए यहाँ पे 1.2 से यहाँ पे कितना हो रहा है, 2.4 हो रहा है, जस्ट इसका डबल हो गया। डबल यहाँ पे क्या होगी, रेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए की कंसंट्रेशन के। अरे देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ए की कंसंट्रेशन क्या है, डबल हो रही है, और उसका जो रेट है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेट है वो इस ए की कंसंट्रेशन पे क्या है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक दूसरे की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखिएगा आर जो है वो ए की कंसंट्रेशन के क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या अब यहां से आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो? जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर क्या होता है कि ए की कंसंट्रेशन एक्स और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे देखिएगा ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है, ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है, इनमें से कौन सी भी ले लीजिएगा, 0.1। ए की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 है और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, आर का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, आर इजकल टू के 0.1 की पावर यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इससे अपने ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, और अगर ऑर्डर भी आप यहाँ से निकालना चाहो, ऑर्डर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास, 1 + 0 इजकल टू कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा जो भी हमारे पास आर की जो वैल्यू आई है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0.1, ठीक है, 0.1 आई है। तो ये आर जो है क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद में, यहाँ पे जो पुट करने के बाद में देखिएगा आर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.1। तो ये क्या है, इन सब पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0.1 आ गई है। आर की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ गई है, 0.1 आ गई है, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पे आर अगर जितना निकल गया वो इन सबके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या है, 1/1 है। तो यानी कि आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसके लिए जो रेट है वो क्या निकलेगा, यानी कि R इजकल टू, ये भी आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। R क्या है आपके पास में, रेट कांस्टेंट और A की कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे 1, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5,
ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और कम से कम समय लीजिएगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर निकालने का एक बार खुद से एक बार आंसर निकालने का यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा अगर आपने कंटिन्यूस सब वीडियो देखी है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिएगा सबसे पहले तो। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस किसी को भी इसका आंसर नहीं पता है, जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी से नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अपने ट्राई कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर भी एक बार आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद में ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दे क्या रखा है, m से n यहाँ पे कोई रिएक्शन है, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, डिसअपेरेंस हो रही है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ m इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 अपॉन doubling the concentration of m, the order of reaction with respect to m is। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, सिर्फ ऑर्डर पूछा है, किसके लिए, इस m के लिए, m की कंसंट्रेशन के लिए आपसे ऑर्डर यहाँ से पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर आपको बताना है इस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा आपके पास इस बार कोई भी टेबल नहीं दी हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डिसअपेरेंस का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से क्या अपने डिसअपेरेंस ऑफ रेट निकाल सकते हैं, -1/1 डी एम की कंसंट्रेशन अपॉन में dt और 1/1 डी एन की कंसंट्रेशन अपॉन में dt। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसी का ही तो निकालना है, इसी की तो डिसअपेरेंस रेट निकालनी है। तो यहां से देखिएगा इनिशियली m की कंसंट्रेशन अपॉन में इनिशियल डिसअपेरेंस ऑफ m। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिसअपेयर हो रहा है m की जो कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 8 टाइम यहाँ से इंक्रीज हो रही है। और इसके लिए जो कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है, यहाँ पे डबल हो रही है। कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, डबल हो रही है। डबल का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनिशियली जो कंसंट्रेशन है x और यहाँ पे मैं 2x ले लूँ तो क्या इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा डिसअपेयर कितना हो रहा है, यहाँ पे 8 टाइम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 8 टाइम्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, x से यहाँ पे 8x ले लूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये भी ले सकते हो, ये जस्ट इसकी डबल हो गई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे क्या है कि 1 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ आप इस प्रकार से भी जो रेट है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8 टाइम्स यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई डिसअपेरेंस ऑफ m। ठीक है, और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस प्रकार से भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, जस्ट डबल। और यहाँ पे इसका जो रेट है वो भी कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या यहाँ पे जो R है, यानी कि इसका जो रेट है वो इस कंसंट्रेशन के, यानी कि किसकी, m की कंसंट्रेशन के क्यूब के बराबर है। ये अगर डबल है तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम का मतलब कितना हो गया, 2⁻³ तो 2⁻³ का मतलब क्या हो गया कि ये m की कंसंट्रेशन के क्या है, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या यहाँ से इसलिए आप यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। देखिएगा किस प्रकार से, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्यूब के। अब यहाँ से अपने ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे m की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और n की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जो कि हमें अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकता है रेट, आपको मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा कि जो जो रेट होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड कर सकता है और कैटालिस्ट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा, तो इसलिए यहाँ पे हम m की जो कंसंट्रेशन है उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपली ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर यानी कि n क्या होता है, x + y। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओनली x है, तो कितना है हमारे पास में 3। तो आपके पास जो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3rd ऑर्डर।
ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं लेकिन चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर पे। डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी उसकी ट्रिक बनती है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के जो ग्राफ से मतलब कि क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम के अंदर, वो भी हम देखेंगे वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको सब पता है कि आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। जी हाँ, एक बात और, स्टार्टिंग के अंदर एक मैंने पहले भी पूछी थी, राइट? तो वहां पे क्या है कि मैंने आपको कहा था कि उसका जो आंसर है मैं वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। तो आपसे वो पहले क्या पूछी गई थी, आई होप अब तक आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दे दिया होगा। तो उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि अगर उन्होंने उसका आंसर दिया है, और जिसने भी इसका आंसर नहीं दिया, जिनको नहीं आता है तो वो सुन लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कोई चार आदमी है, वो क्या है कि किसी गड्ढे को 2 दिन में खोदते हैं, ठीक है ना? तो उसी गड्ढे को 2 आदमी कितने दिन में खोद पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन था। एक बात बताइएगा, 4 आदमी 2 दिन में गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे को 2 आदमी कितने दिन में खोद पाएंगे? एक भी दिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो गड्ढा क्या है कि खुदा हुआ है। 4 आदमियों ने पहले से उस गड्ढे का क्या है कि 4 आदमियों ने पहले से उस गड्ढे को खो दिया है, तो 2 आदमी क्यों मेहनत करेंगे? तो इनको कोई भी दिन नहीं लगने वाला, एक भी दिन नहीं लगने वाला, ऑलरेडी वो जो गड्ढा है वो खुदा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पहेली है अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगती है हमें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार लेक्चर और ऐसी पहेलियों के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।